एसएसपी सिंह साहब, मैं आपसे भी पूछूंगा कि उनके लिए जो आज के हालात हैं, उन हालात में तो उनके लिए बहुत सी मुश्किलें हो रही, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो, मैं उस पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा। आप विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखते हैं, विश्वविद्यालय की क्या हालत हो गई है। इमरजेंसी के समय विश्वविद्यालय की हालत ऐसी नहीं थी, और एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो इमरजेंसी के समय ट्रेन राइट टाइम चलने से, घूसखोरी जीरो हो जाने से खुश भी था। ये भी मैं स्वीकार करता हूं, हम सब लोग कांग्रेस के विरोध में खड़े थे और हम लोगों को बुरा लगता था कि भाई ये सब देखो कह रहे हैं कि ट्रेन टाइम से चल रही है, घूस नहीं लिया जा रहा है। मैं एक और चीज कह दूं, श्याम भाई साहब ने कहा है कि मोदी जी कहाँ थे। मोदी जी कहाँ थे इसके बारे में सुब्रमण्यम स्वामी जी ने आज एक ट्वीट किया है, उन्हीं की भाषा में मैं बता दूं कि वो कहाँ थे, जरा सुन लीजिए सुब्रमण्यम स्वामी जी क्या कह रहे हैं। मोदी प्लेड नो रोल fighting against the emergency. He was a RSS pracharak in Gujarat, where there was for most part no emergency due to the Gujarat government of Janata Morcha headed by Babu Bhai. Modi has a bad habit of trying to grab credit when none is due to him. ये सुब्रमण्यम स्वामी जी उनकी पार्टी के और जो इमरजेंसी के एक बड़े नायक के रूप में थे। संसद चल रही थी, वो उसमें से आके वोट दे के निकल गए थे, वो उस समय एक बड़े नायक के रूप में थे। मैं प्रोफेसर साहब, ये जो मोदी जी बार बार इमरजेंसी को लेके उनको लगता है कि वो कॉर्नर कर लेंगे, लेकिन जब वो एक उंगली उधर दिखाते हैं तो 4-5 नहीं 8-10 उंगलियां उनकी तरफ भी हो रही हैं कि इस समय के हालात को वो कैसे ठीक करेंगे, अभी के इमरजेंसी को कैसे ठीक करेंगे। और यूनिवर्सिटी की हालत जरा आप बता दीजिए एसपी सिंह साहब। अनम्यूट कर लीजिएगा भाई साहब, अनम्यूट कर लीजिएगा। जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं भी गांधी पीस फाउंडेशन आया हूं और आज एंटी इमरजेंसी डे हम लोग गांधी पीस फाउंडेशन में अभी मनाएंगे, लगभग 6 बजे से वहां मीटिंग होगी। तो खैर, पहली बात तो यह है कि इमरजेंसी की बात मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो तय है कि लगातार उनके विगत 10 वर्षों को कहा गया कि वो अघोषित आपातकाल की स्थिति थी, और यहाँ तक कि मेरी भी मान्यता रही कि वो मोर देन वर्स, यानी कि वो इमरजेंसी से कई दृष्टियों से घातक और खतरनाक रही। उसका रीजन क्या था? इमरजेंसी में जो कुछ था सब कानून के द्वारा था, और कानून के द्वारा इमरजेंसी लगाई भी गई, और कानून के द्वारा चाहे प्रेस सेंसरशिप हो, तमाम इसकी मैं और हमारे तमाम साथी लगातार उसकी आलोचना भी करते रहे। इमरजेंसी लोकतंत्र का काला अध्याय रहा, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन ये भी तय है कि कानून के द्वारा 352 के तहत, जैसा हमारे सीनियर साथी जिक्र कर रहे थे, और उस समय जो जिक्र था इंटरनल डिस्टरबेंस, जो 352 का जो आंतरिक और बाह्य कारणों से आपातकाल लगाने की स्थिति थी, उसमें इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द था, और उसी इंटरनल डिस्टरबेंस शब्द की व्याख्या जो है तत्कालीन सरकार ने, यानी इंदिरा जी की सरकार ने अपने पक्ष में किया और आंतरिक आपातकाल की घोषणा कर दी। और फिर वो आप जानते हैं कि रात के अंधेरे में देश अंधेरे में डूब गया, लोकतंत्र अंधेरे में डूब गया। लेकिन जो बात आपने कही वो बहुत हद तक सही है। मैं तो स्कूल का विद्यार्थी था, सत्याग्रह करते हुए 14 दिनों तक जेल में रखा गया, भागलपुर जेल में। फिर हम सब विद्यार्थियों को छोड़ दिया गया, कहा कि जाओ स्कूल के विद्यार्थी हैं, पढ़ाई करो। लेकिन ये भी तय है कि उस समय इमरजेंसी में जो डर था वो तमाम उन इंदिरा गांधी के जो राजनीतिक विरोधी थे, जो आंदोलन में या विपक्षी पार्टी के लीडर से या इंदिरा गांधी के अधिनायकवादी नीतियों की आलोचना लगातार कर रहे थे, उनके लिए एक डर का वातावरण था। अन्यथा ये बात बहुत प्रामाणिक ढंग से कहा जा सकता है कि प्रारंभिक दिनों में वहां इमरजेंसी में रेल जो लेट चला करती थी, हैबिचुअल जानते हैं कि भारतीय रेल के विषय में ये तब भी कहा जाता था, आज भी देखा जाता है, लेकिन वो रेल टाइम पे चल रही थी। मैंने उस समय भी एक कहानी लिखी थी जिसमें ये इस बात का जिक्र था कि ऑफिसेस में लोग टाइम पे पहुंचने लगे थे। बल्कि उस कहानी में इस बात का मैंने जिक्र किया था जिसमें मैं मिलने जाता हूं किसी से किसी कार्य हेतु, और मुझे वो कहते हैं कि नहीं मुझे ऑफिस जाना है, मुझे टाइम पे पहुंचना, आप देख लीजिए नहीं तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। यानी कि नियमित रूप से लोग ऑफिसेस में पहुंचने लगे, यूनिवर्सिटीज कॉलेजेज में नियमित रूप से क्लासेस चल रहे थे। हाँ, अगर आप सरकार की आपातकाल की आलोचना करेंगे तो निसंदेह जो है आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये भी तय है कि इमरजेंसी के दरमियान बहुत सारी ज्यादतियां भी हुई। आप जानते हैं कि नसबंदी को लेकर के, और आपने खुद अभी संजय गांधी और मेनका जी का जिक्र किया,
तो बहुत सारे जो हैं वो आप जानते हैं कि दिल्ली में ही जिस प्रकार से जो है बहुत सारी मुस्लिम बस्तियों पर भी कुछ बुलडोजर चलाए गए थे, वो तमाम सारी बातें हैं। लेकिन ये बात तय है कि उस समय सांप्रदायिकता यानी अधिनायकवादी व्यवस्था अपने को बचाने के लिए तो कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई समाज में सांप्रदायिकता यानी कोई बहुमतवादी जो है वो राज्य व्यवस्था बनाने की कोई कोशिश नहीं थी। उस मामले में नागरिकों के प्रति जो संवैधानिक समानता और स्वतंत्रता थी वो विद्यमान थी। प्रेस सेंसरशिप था, आप जानते हैं कि प्रेस के ऊपर निसंदेह जो है आप कुछ भी छापिए, सिर्फ सरकार के खिलाफ नहीं छापिए, तो ये सारी बातें थी। लेकिन मैं ये मानता हूं कि विश्वविद्यालय और कॉलेज में, मैं तो स्कूल में था और जब इमरजेंसी का समय आया तो उसके बाद फिर अगले साल में कॉलेज में गया था, लेकिन ये तय था कि स्कूल्स में पढ़ाइयां वो सारी और कॉलेज ठीक से चल रहे थे, तो ये तो मानता हूं मैं। लेकिन ये जो आज की स्थिति है, मोदी जी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, पहली बात तो ये है कि 49 साल में ही उन्होंने 50 साल पूरे कर दिए। मोदी जी का गणित बहुत बुरा है, क्योंकि कभी वो कहते थे कि 600 करोड़ लोगों ने बाहर में विदेश में उन्होंने कहा था कि भारत के 600 करोड़ लोगों ने उन्हें चुना है। फिर आप जानते हैं कि A+B होल स्क्वायर का किस प्रकार से 2AB को एक्स्ट्रा घोषित किया। अभी उन्होंने 1 साल पहले ही 49 साल को 50वीं साल घोषित कर दिया। तो खैर ये उनकी अपनी समस्या है, लेकिन ये तय है कि जो हालात अभी हैं, देखिए इसमें एक अंतर ये समझना है कि 10 वर्षों में क्या हुआ। 10 वर्षों में उन्होंने तमाम संवैधानिक संस्थाओं को बिना कानून के अपने दबाव से, डर से, तमाम तरह की ब्लैकमेलिंग करके अपने नियंत्रण में ले लिया। इसलिए यद्यपि आपने इमरजेंसी घोषित नहीं की कानून के द्वारा, लेकिन उनसे बुरी स्थिति थी। विश्वविद्यालयों की मैं स्थिति बताता हूं कि तमाम विश्वविद्यालयों में जिस प्रकार का भगवाकरण हुआ है, का एक जमाना था कि आरएसएस के लोग विश्वविद्यालय में आने से डरते थे, क्योंकि वो क्या बोलते। आज हर रोज आरएसएस के प्रचारक या कोई अधिकारी और तमाम शिक्षा मंडल और क्या क्या, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि डेली वहां क्या होता है और जिस प्रकार के कार्यक्रम। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस प्रकार के पाठ्यक्रम बदले हैं, उन पाठ्यक्रमों के द्वारा जो वैज्ञानिक दृष्टि है उसको खत्म करने की कोशिश है, जो इतिहास बोध है उसको खत्म करने की कोशिश है, जो नागरिक स्वतंत्रताओं का सवाल है उसको, आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन कर दिए हैं। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आज शैक्षणिक संस्थानों की क्या हालत है। अभी एनईपी के नाम पे उन्होंने जिस परिवर्तन और जिस प्रकार का कोर्स लगाया है, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। सावरकर की पढ़ाई हो रही है और तमाम, और ये बात कि सावरकर को आप पढ़ाएंगे क्या पढ़ाएंगे। आपकी वो प्रिजन में थे जब अंडमान में, तो उन्होंने माफी मांगी, या पढ़ाएंगे कि उन्होंने पेंशन खाया। लेकिन नहीं, ये नहीं पढ़ाना है। आप हिंदुत्व के विषय में पढ़ाइए और तमाम ऐसी। और ये भी आप जानते हैं कि ये हिंदू महासभा की जो 2 राष्ट्र का सिद्धांत, उसको उसने भी समर्थन दिया था और वो भी उसको मानने वाली संस्था थी। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी जो हालात हैं, यद्यपि सरकार को अब बहुमत नहीं है, एनडीए को बहुमत है, लेकिन ये भी तय है कि उन्होंने संसद के पहले ही दिन जिस प्रकार का उद्बोधन किया, उससे ये तो प्रमाणित हो गया कि उनके मन में कहीं कोई पश्चाताप नहीं है। और जो लोग अपेक्षा कर रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा थी, शायद मोदी जी को समझने में वो भूल कर रहे हैं। मोदी एक निहायत ही बहुत ही वैयक्तिक अधिनायकवादी दृष्टि वाले हैं। उनकी संस्था और संघ वो तो फांसीवादी विचारों में विश्वास करती है, लेकिन ये व्यक्तिगत रूप से सत्ता के भूखे लालची हैं और अधिनायकवादी प्रवृत्ति रखते हैं। इसलिए तमाम स्वतंत्रताओं को इन्होंने जिस प्रकार से 10 वर्षों में दफन किया और आज भी नागरिक स्वतंत्रताओं को उनसे खतरा बना हुआ है। मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि अभी जो हालात हैं, अपेक्षा थी कि विश्वविद्यालय में हम लोग और कुछ बेहतर कोशिश करेंगे, लेकिन अभी देखना, वेट एंड वॉच चल रहा है हम लोग लगातार इसका। बल्कि मैं तो एक बात और कहता हूं, कुछ ही दिनों पहले हम लोगों ने इलेक्शन के ठीक पूर्व ये शिकायत कर दी थी कि मोदी जी की तस्वीर कॉलेज और विश्वविद्यालयों से हटाया जाए, जो सेल्फी पॉइंट उन्होंने बनाया था। लेकिन अब देखा कि जैसे वो प्रधानमंत्री बने, फिर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में वो सेल्फी पॉइंट आ गया है। और 2047 के विकसित भारत का सपना दिखाने की वो जो साजिश उनकी थी और जो प्रोपेगेंडा, उसके तहत तो मैं ये कह रहा हूं अभी बहुत सावधान रहने की जरूरत है। नागरिक स्वतंत्रता और तमाम तरह के खतरे हैं। अभी अधिनायकवाद का खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। संसद में विपक्ष ने संविधान को दिखा करके, और यहां तक कि राहुल गांधी ने भी और तमाम सदस्यों ने जिस प्रकार से संविधान को दिखा करके इतना तो प्रमाणित कर दिया है कि संविधान से अगर सरकार हटेगी तो सरकार को चलने नहीं देंगे। ये बहुत मजबूत विपक्ष का संकेत है और मैं मानता हूं
और यहाँ ये भी थोड़ी बहुत अपेक्षा कर लेते हैं कि जो एनडीए के पार्टनर हैं उनको थोड़ी ईमानदारी दिखानी चाहिए। अब देखते हैं कि जो स्पीकर का चुनाव होने जा रहा है उसमें एनडीए और जेडीयू क्या करती है। हालांकि साफ लग रहा है कि वो उन्हीं के साथ जाएंगे। तो मोदी जी तो ब्लैकमेलिंग में विश्वास करते हैं और वो ब्लैकमेलिंग के द्वारा ये सब करेंगे। लेकिन मोदी जी से लोकतांत्रिक आचरण और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने वाली कोई भी अपेक्षा बेमानी है। वो उनको जो है एक प्रकार से जो है गलत समझने की ये कोशिश है। धन्यवाद।